कांग्रेस तो चिंता कर नहीं रही कुमारी शैलजा की। आप लोगों को इतनी बड़ी चिंता हो रही है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दो। जीटी रोड बेल्ट पे आप बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? हम पानीपत ग्रामीण की बात करें, दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनकी इमेज, उनकी छवि और ग्राउंड में क्या एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हैं आप? कह रहे हैं किसान परेशान कर दिए, जवान परेशान कर दिए और पहलवान परेशान कर दिए। ये राहुल गांधी भी हरियाणा में आकर कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा दो, एमएसपी का कानून हम लेकर आए। उसका बेड़ा गर्क हो, इस तरह की बातें पता। लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ। युवाओं का जो भविष्य था अंधकार में ढकेल दिया बीजेपी ने। अमित शाह जी आ रहे रैली में 10-10, 15-15 बार एक ही रैली के मंच से हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब। दुष्यंत चौटाला फिर से कह रहे हैं कि किंग मेकर मैं ही बनूंगा। इनका सौदा तो है नहीं। ऐसा ही मान रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी भी आएगी, तीसरी बार महिपाल ढांडा भी आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। नमस्कार, चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप प्रतिमा दत्ता के साथ, और इस चुनावी स्टूडियो से लगातार मेरे साथ आप तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और इस चुनावी स्टूडियो के जरिए वो अपना विजन आपको बता रहे हैं, तैयारी कितनी है ये बता रहे हैं और क्या चांसेस है इस बार अपने हलके से विधानसभा पहुंचने के, उसको लेकर तमाम प्लान के बारे में चर्चा हो रही है। ये हरियाणा एक्सप्रेस जो पूरे हरियाणा में जा रही है आज पहुंच चुकी है पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। पानीपत ग्रामीण में क्या कुछ हाल है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी के कैंडिडेट महिपाल ढांडा जीत रहे हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को अपने मैदान में उतारा है बीजेपी का टिकट देकर। क्या संभावनाएं हैं? क्या तीसरी बार यहां से रिपीट करेंगे? महिपाल ढांडा पहुंचेंगे पानीपत ग्रामीण से विधानसभा, चंडीगढ़ का सफर करेंगे और क्या तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी? तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब होंगे और पूछेंगे कि क्या ये संभव है या फिर कड़ा मुकाबला देख रहे हैं और चुनाव में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में आज हमारे साथ सवार है तीसरी बार पानीपत ग्रामीण से अपनी किस्मत आजमा रहे महिपाल ढांडा जी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार है। बहुत स्वागत आपका हमारे चुनावी स्टूडियो में। ये स्टूडियो पूरा भर दिया है आपके समर्थकों ने, आगे तक आकर ग्राउंड पे पूरा बैठकर पहुंच गए। तो ये तमाम जो लोग हैं आपके, तमाम जो समर्थक हैं, पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से ग्राउंड पे जाके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे परिवार के लोग हैं, समर्थक नहीं है। समर्थक में और परिवार के लोगों में बहुत अंतर होता है। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरा परिवार अपना चुनाव खुद लड़ रहा है, इसलिए मैं निश्चित हूँ। सारे नेता यही कह रहे हैं मुझे, तमाम लोग मेरे हल्के के मेरा पता परिवार नहीं, मैं है। तो 5 साल से कह रहा हूँ, कोई मेरे को सुन सुन कर कह रहा तो पता नहीं। अच्छा, आपको सुन के कोई कह सकता है। हाँ, कोई कितनी चुनौती है ढांडा साहब इस बार, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हम आ रहे हैं, बीजेपी जा रही है। आपको लगता है कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है? कहाँ आ रहे हैं वो लोग? चंडीगढ़ और हम कहाँ विधानसभा जा के रहे लिए हैं? तैयारी कर रहे हैं सरकार बनाने की। ठीक है, मुंगेरी लाल जी को रोज बेड पे लेकर सोने की उनकी आदत है। ये आई 5 तारीख, अब पता लग जाएगा। 8 तारीख को रिजल्ट है। सामने बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। अच्छा, 8 को ही शपथ दिलवा देंगे। जीते शपथ ही होगी और क्या। ये हम जीटी रोड बेल्ट की चर्चा करते हैं सबसे पहले आपसे, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट पर भी सबकी निगाहें, अलग अलग बेल्ट हैं। जीटी रोड बेल्ट पे आप बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, जीटी रोड बेल्ट पे भाजपा बहुत मजबूत है मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट इधर से उधर जाएगी। सारे सीटें बीजेपी जीतेगी। एक भी सीट इधर से उधर नहीं जाएगी। क्यों? ऐसा क्या कमाल कर दिया बीजेपी ने? डेवलपमेंट, विकास, मूलभूत सुविधाओं का इतना टोटा पड़ा हुआ था। हर विधानसभा की हालत ये है कि आज मैं यहाँ भी जो हूँ ना, इतने 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी गंद अभी तक भी पूरा नहीं निकला। लोग तो ये मार देते हैं धरके धस्से, भाई मेरा सब हो गया है, मेरा ये नहीं। स्मूथली सब चीजें नियंत्रण में करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। मैं ये कहता हूँ, कुछ दिया नहीं था कांग्रेस ने, नाश ही नाश कर रखा था और नाश की टाटी हमें कह रही है कि हिसाब दो। कमाल की बात है। अरे क्या चीज देकर भूल रहे थे जो तुम लोगों को हिसाब दे?
हिसाब तो ले आके यहाँ पानीपत ग्रामीण में तुमने क्या किया था और आपने क्या बढ़ोतरी करनी थी। भाई हमने हिसाब जब देंगे ना, जब आप कुछ दे के गए हो हमें, उससे गिराया है इसको उठाया है। वो बार बार कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस की सरकार लोगों ने देख ली, 10 साल बीजेपी की सरकार देख ली, और जब दोनों को आंकते हैं तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कौन कहते हैं? हुड्डा साहब कह रहे हैं बार बार। उनका क्यों तो कमेंगे। अब वो कह रहे हैं पलड़ा भारी, हम कह रहे तुम जीरो हो, तुम कहीं भी नहीं टिकते हमारे सामने। बस अब होगा। ये कौन होते तय करने वाले? ये जनता जनार्दन तय करेगी, 5 तारीख को तय करेगी कि भी कौन कहाँ खड़ा है। ऐसे नहीं अगर भाई आपने कह दिया और जनता ने मान लिया, ये जोड़े नहीं है। क्या है भाई आप लोग जो आपकी इज्जत सारी जनता मान लेगी आपकी बात को। अब जनता तो ये भी कह रही है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार ने नाश पीट दिया, 35 साल तक झूठ बोल बोल के लोगों का वोट मांगते रहे, और वोट मांग के 1 रुपए का भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लोग थोड़े भी संतुष्ट हो। और आज हम भी ये कह रहे हैं कि भाई हमसे कोई आदमी है संतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है, इसलिए संतुष्ट है कि हम लोगों ने काम किया। अब इसका मतलब मेरे से कोई असंतुष्ट नहीं होगा। मैंने तो कह दिया भाई मेरे से कोई असंतुष्ट नहीं है। अब हुड्डा साहब ने कह दिया कि हाँ भाई कोई दम नहीं है इन बातों में, लॉजिकली बात करनी चाहिए। आप भाषण देने के लिए भाषण दे रहे होंगे, अब वो लॉजिक थोड़ा ये सा देते हैं कि लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ। बहुत बढ़िया बात है भाई। लोकसभा में आप लोगों को गंवानी पड़ी, पहले 10 थी 2019 में, 24 आते आते 5 रह गई। अब कह रहे हैं कि इसी बेस पे, इसी लॉजिक पे, इसी ग्राउंड पे विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर जो ये लॉजिक भी मानेगा, जब भी हम 40 सीट जीत रहे हैं, अगर उनके इसी लॉजिक को भी मान लेंगे ना, तो भी हम बीजेपी 40 सीट जीत रही है। अब 46 सीट जीत रहे तो कहाँ टिकेगा फिर भी सत्ता से बाहर रहे। मगर हम लोगों ने जहाँ पर भी चूक हुई, हमारी चूक हुई कैंडिडेटों पे। ये सब अच्छा, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मैं मानता हूँ। कैंडिडेट आपको गलत मेरी ओपिनियन है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं 5 सीट हमने लूज किए, 1-2 सीट पे हमारे जो कैंडिडेट, हमारी 2 सीटें और आ सकती थी। हम लोगों ने अपने कैंडिडेट नहीं कहूँगा कि भाई उतना मजबूती से उतार पाए या क्या कांड रहे राम जाने, मगर 2 सीट और हम लोग 3 सीट हम लोग जीत सकते थे, और तीसरी सीट तो हमने लगभग जीती है। वो थोड़े से मार्जिन से हम लोग सोनीपत लूज कर गए, बट बाकी सब जगह हमारा ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस था लोकसभा चुनाव में बीजेपी में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। देखिए, सारी चीजें चुनाव में देखी जाती है। आज हम लोग यहाँ विधानसभा में कैंडिडेट की छवि कैसी है, ये बहुत मैटर करती है। कैंडिडेट का आचार व्यवहार कैसा है, ये जरूरी है। और पार्टी की नीति क्या है, और पार्टी ने कि जिसकी सरकार है उसके डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, इन सब चीजों का लोग आकलन करते हैं, और आकलन करने के बाद अपने मत का निर्णय लेते हैं और तब मतदान करते हैं। अब ये तो सारी स्थिति ग्रामीण में जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनकी इमेज, उनकी छवि और ग्राउंड में क्या एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हैं आप? नहीं, ये हम नहीं तय करेंगे, ये जनता तय करेगी। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन हम तो देखेंगे ना कि हमारा मुकाबला किससे है और उसमें कितनी ताकत है, कितना। नहीं, मैं कभी भी आज तक, मेरा सबको पता है, मैं कभी भी इन ज्यादा सी बातों में पड़ता ही नहीं। मैं सदैव अपने काम को फोकस करता हूँ। मेरा काम क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उस पर मैं कितना खरा उतरा हूँ। मैं अपने काम से नहीं फुर्सत मिल पाती तो मैं दूसरों की कहाँ पर जाके देखूंगा। ये जो दूसरों के अंदर ताका झाकी करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन लोगों का अपने पे भरोसा नहीं होता, अपने काम पे विश्वास नहीं होता, या अपने परिवारजनों पर उनका विश्वास नहीं होता। तो ये तो वो लोग करते हैं, मस्ती से काम करते हैं, काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं मस्ती से, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं है।
देख लो आपके सामने बैठा 2014 में जीते विधानसभा पहुंचे, हाँ। 2019 में जीते विधानसभा पहुंचे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, आपको कैबिनेट में जगह दी गई। हम पानीपत ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण इलाके की जब बात आती है तो सबसे बड़ा आरोप जो बीजेपी की सरकार पर लग रहा है वो किसानों को लेकर लग रहा है। कह रहे हैं किसान परेशान कर दिए, जवान परेशान कर दिए और पहलवान परेशान कर दिए। कांग्रेस कह रही है ना, वो कहेगी देखिए किसान के खाते में सीधा पैसा डालना तो किसान तो परेशान हुआ ना भाई, किसान परेशान हुआ है, उसके खाते में सीधे पैसे डाले। सरकार ने अपनी सरकार को इस दांव पे लगा के ये काम किया। किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि कोई किसान की सीधी पेमेंट कर दे, दम नहीं की सबद करम, क्यों नहीं था ना। क्यों नहीं हो सकता? सीधी पेमेंट अकाउंट में करने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों नहीं, क्यों विरोध किया? डर था, डर ये था कि वैसे व्यापारी नाराज हो जाएगा। हम व्यापारी की जगह व्यापारी की बात करेंगे, किसान की जगह किसान की बात करेंगे। वो नहीं कर सकते थे, उनमें हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। अब किसान की खाते में पेमेंट कर दी, इसलिए किसान नाराज हो गया। किसान की 500 रुपये महीना पेंशन बना दी, इसलिए किसान नाराज है। 6,000 रुपये सम्मान निधि जो दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, ये 500 रुपये पेंशन है। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये से पेंशन शुरू की थी, बुढ़ापा सम्मान निधि। हमने किसान सम्मान निधि दिया, हमने हिंदुस्तान के हर किसान की पेंशन बढ़ा दी 500 रुपये महीना। और हर 4 महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से बटन दबा के सबके खाते में 2,000 रुपये डाल देते हैं। तो इसलिए वो किसान नाराज था हमसे, कांग्रेस के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक। गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, अरड़ का, मूंग का, सोयाबीन का, कपास का, सरसों का, रागी का, ग्वार का, ज्वार का, कितनी फसलों के नाम लूं, इन फसलों के दाम 2 गुना से ज्यादा कर दिए। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि किसान हमसे नाराज है। आप 2013-14 को खोलो एक बार, सारे पढ़े लिखे मेरे जवान भाई हैं, किसान भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एक बार निकाल के देख तो ले कि भाई इन फसलों का दाम 2013-14 में क्या था और आज 23-24 में क्या है, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए भी उनको लगता है कि भाई किसान हमसे दुखी है। उनको दुखी इसलिए भी लगते हैं हम लोग किसान को, किसान के भाई इन्होंने 2 फसलें खरीदते थे ये एमएसपी, सिर्फ हमने 14 फसलें खरीदी, और 14 से हमने 24 खरीदने की बात की, हम 24 खरीद रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि भाई किसान दुखी है। नहीं, राहुल गांधी भी हरियाणा में आकर कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा दो, एमएसपी का कानून हम लेकर आएंगे। एमएसपी लागू है, क्या लेकर आएगा कानून? ये बॉलीवुड तो नहीं है भाई। एमएसपी पे हम लोग फसल खरीद रहे, क्या होता है ये? एमएसपी पे कानून है जब तो खरीद रहे ना भाई। एक बात बताइए, हम 24 फसलें एमएसपी में खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? साहब कह रहे हैं आप 24 फसलों की बात कर रहे हैं, 24 फसलें तो पूरी की पूरी हरियाणा में है भी नहीं, जो फसलें हरियाणा में भी नहीं है उसका भी उनने बेरा ही नहीं है भाई। उनको कैसे पता? वो तो लोकसभा में 3 फुट का आलू उगा देते हैं, उन लोगों को पता है कितनी फसलें बोई जाती, कितनी नहीं। भाई जो आदमी 3 फुट के आलू उगाता हो वो किसान पुत्र है, धरती पुत्र है, वो किसान का भला करने वाले लोग हैं। इसलिए कह रहे हैं कुछ ही बोल देते हैं भाई, बिना नॉलेज की क्यों बोल रहे हैं? मेरे ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए गए मेरी इमेज खराब करने के लिए, बहुत सी वीडियोस काट छाट के वायरल करी, उसमें करोड़ों इतना रुपए टाइम है आकर बीजेपी वालों पर है। राहुल गांधी तो कल हरियाणा में आकर रैली के मंच से बोल के गए हैं। भाई बावली बात ना किया कर, 55-60 साल का आदमी बस काम में हरकत होता है, उसको काट देते हैं, इधर से तोड़ मरोड़ के जोड़ के ये काम तो ये करते हैं, इनका है ये काम। तो हमारे भी इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है, हम अपने कामों में बिजी रहते हैं। ये फ्री आदमी है, खाली दिमाग शैतान का घर, ये लोग करते हैं काटा छाटी है, इसलिए इनको पता है। अब ये तो ये भी कहेंगे कि आरक्षण है, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बोलते थे। अपनी मंशा तो ये बता रहे थे भाई हम लोगों को, और इसलिए कर्नाटका में इन लोगों ने ओबीसी का, एससी का आरक्षण खत्म किया, और कहते क्या रहे कि आरक्षण खत्म कर देंगे।
आज हरियाणा में भी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये करते हैं सारे काटछाट। हमें ना हमारे पास टाइम है, ना हम इस तरह की बचकानी हरकत करते हैं। तो ग्रामीण सीट पर किसानों से कोई टेंशन नहीं है? नहीं, मुझे किससे टेंशन। तो कह रहे किसानों का इतना लंबा प्रदर्शन हुआ, बैठे रहे, बीजेपी ने सुना तक नहीं, उन पर डंडे बरसाए। देखिए, आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे थे, किसान भाइयों को बहका रहे थे। अब किसान भाई को समझ में आ गई, अब वो ठीक है, उससे ही अपना काम कर रहा है, रोटी बना रहा है, खा रहा है। पंचायत मंत्री के तौर पे आपने काम किया, चुनावों से जस्ट पहले पंचायतों का फंड बढ़ा दिया गया। हाँ। हम जब ग्राउंड पे जाते तो लोग कहते हैं कि थोड़ा पहले कर देते। मैं थोड़ा पहले मंत्री नहीं बना था। आपको लगता है अगर पहले आप मंत्रिमंडल में शामिल होते तो जरूर करते? लेकिन इससे जो फायदा होना चाहिए था, आपको लग रहा है थोड़ा सा कम होगा? क्योंकि लोगों को लगेगा सिर्फ एक ये वोट के लिए कर रहे हैं या इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। नहीं, बड़ा फर्क है। आप अगर आप एक बारी तत्काल कुछ लाभ देते हो कि भाई 10-20 लाख रुपया डाल दिया, 50-40 लाख रुपया डाल दिया, उसको बोलेंगे जनता पार्टी, उसको बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, उसको बोलेंगे वो जो तत्काल फायदा होता है उसको बोलेंगे कि भैया तो चुनावी रणनीति के कारण है। मगर तीसरी बार पहुंचेंगे, पहले प्लान तो सुन लें कि क्या है प्लान, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। 2 मिनट आप शांत रहिए, जवाब दीजिए। देखिए नहीं, जोश बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा सा तो अपने जोश को संभाल के रखिए। पहले बात पूरी करने देखिए मैडम, ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई अगर तत्काल लाभ देना है वो होता है छोटा काम। हमने तो बकायदा कानून बनाया है, हमने कहा है कि भाई तो सारी उम्र के लिए बना दिया कि भाई हम लोग 21 लाख रुपए देंगे। हमने कहा है कि भाई एक HCS अधिकारी के इक्वल हम लोग उसको TADA देंगे। उसके जो खर्च है उसके अंदर भी हमने उनको बहुत सारे राहत देने के काम किए हैं। कोर्स में जो उनके साथ होता है वो भी हमने उसको भी ठीक किया। वहाँ हर तरीके से हमने ठीक किया है और इसलिए ठीक किया ताकि भविष्य में भी सरपंच भाई को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये तो उनका नजरिया देखने का। अब उनके नजरिए से तो जो हिंदू है वो आतंकवादियों से भी खतरनाक है। अब बताओ आप क्या करोगे? और उनको यहाँ नहीं नजर आता, ये विदेश में जाकर नजर आता है। वहाँ की मीडिया अच्छा छापती है आप लोगों से, आप उनके लिए ठीक नहीं हो, आप उनकी काबिलियत को समझते नहीं हो, तो वो समझते हैं काबिलियत। इसलिए वो वहां जाके बोलता है कि जो हिंदू है ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो नजरिया तो उनका है। अब आप लोग यहाँ बिल्कुल ठीक से जी रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, मजे कर रहे हो, मगर वो दुनिया में जाके बाहर की विदेश की धरती पे बोल रहा है कि भाई मुसलमान सबसे ज्यादा असुरक्षित भारत में। उसका बेड़ा गर्क हो, इस तरह की बातें पता नहीं कौन उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है, वो जाके बाहर पढ़ के आ सकता है। तो भाई उसका नजरिया हमारे नजरिए में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। नजरिए में इतना जमीन आसमान का फर्क है, काम करने में इतना जमीन आसमान का फर्क है। तो बार बार आपको नौकरियों को लेके टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब लोगों को, युवाओं का जो भविष्य था अंधकार में ढकेल दिया बीजेपी ने। हम आएंगे तो कांग्रेस की सरकार में नौकरियां देंगे मेरिट पे। यार आपको हंसी नहीं आती जब आप वो आपके सामने बोलते होंगे तो इस तरह की बात? मैंने तो हुड्डा साहब से सवाल पूछा था। हुड्डा साहब भी जहाँ बैठे, अभी 2 दिन पहले यहीं बैठे थे और उनसे सवाल पूछा था कि मैंने भाई आपके नेता तो अभी से ही बंटवारा कर रहे हैं नौकरियों का, कह रहे हैं कि भाई मुझे जिता के भेज दो, इतनी वोटों पर इतनी नौकरी पक्की। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम भी खर्ची पर्ची का लगा। अब आप ही के नेता ऐसे आपकी फजीयत क्यों करवा रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, हम मेरिट के आधार पे हमने पहले भी दी, आगे भी मेरिट पे देंगे। मेरिट के आधार पे पिछली, अरे कमाल कर दिया है। लोग मुकदमे लड़ने लग रहे हैं अब तक तुम्हारे नौकरी दिए हुए। 78,000 नौकरी दिए। ये बड़े सातिर आदमी बोल रहे हैं ना जी। बोल क्या दिया? 10 साल में 78,000 नौकरियां दी। हमने 1,42,000 नौकरियां दी 10 साल में। 24,000 नौकरियां 24,000 नौकरियां इनके भर्ती रोको गैंग ने जो इन्होंने तैयार किया था
उस भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट में जाके वो अटका दी। नहीं तो नू मान लो कि जस्ट डबल हमने नौकरी दी है तो कह रहे हैं भाई और आपकी बिना तो पर्ची और सरकार बिना में खर्च सारे दिए। पेपर लीक हो जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चों को ग्रुप डी की नौकरी लगाते हैं। तुमने तो सारे डीसी लगा दिए थे ना, है ना, उन्होंने सारे डीसी लगा दिए थे। इसी बोल ये लोग राज करेंगे क्या? मुझे एक बात बताइए भाई, अगर आप एक ऑफिस में क्लर्क का काम है तो उसी की तो भर्ती ले करोगे, हैं? उसी की भर्ती करोगे ना, ग्रुप डी वाले की भर्ती करोगे ना, तो जिसकी जो पोस्ट होगी उसी की तो भर्ती निकाल लेगा। अगर इसी चमत्कार करेंगे कि भाई सारे ने डीएसपी एसपी थानेदार लगा देंगे, सारे ये भर्ती जो करेंगे ये करेंगे क्या? इनसे न्यू तो पूछ लो बिला भाई, सारे डी ग्रुप के लगा दिए, उसके लगा दिए। अरे जिस चीज की भर्ती होगी जो कोई हुए तो लगाएंगे, और किसको लगाओगे आप? तो आप बेरोजगारी को एक मुद्दा मानते हैं? हरियाणा में परेशानी है? देखिए मुझे एक बात समझ रहे हैं बताइए, आप ये? नहीं मुझे एक बात बताइए, कौन आदमी कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी घटाई बढ़ाई? जब इनका राज था एक सड़क नहीं बनाई, एक गली नली नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, यानी हमने नंबर 1 बनाया हरियाणा को। हाँ CHC PHC नहीं बनाई, और कागजों में हरियाणा नंबर 1 बना दिया। अब एक बात बताइए, हमने हर डिस्ट्रिक्ट को एक नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा, वहाँ आदमी उसमें कहते हैं वहाँ कि वहाँ नितिन आदमी, गडकरी जी का योगदान है, हरियाणा की सरकार का कोई क्रेडिट नहीं बनता इसमें। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे काम नहीं लगेगा आदमी, हरियाणा का आदमी ने तो काम किया होगा। अरे वहाँ इंजीनियर लगा, वहाँ जेई लगा, वहाँ SDO लगा, वहाँ एक्शन भी काम कर रहा होगा, वहाँ पे मजदूर भी काम कर रहा था, वहाँ पे मशीनें भी चल रही थी, वहाँ सब काम हुआ है। हर जगह से वहाँ पे डेवलपमेंट जब होता है तो रोजगार के साधन सृजन होते हैं। जब हर डिस्ट्रिक्ट से आप एक नेशनल हाईवे निकालोगे तो कितने हजार लोग उसके काम पे लगे होंगे। आपने दुनिया भर के कॉलेज बढ़ा दिया, हमने 37-38, उसमें जितने भी लोगों ने काम मिला वो पागल थे। जितनी भी CHC बनी, PHC बनी, जितनी भी गांव में सड़कें से लेकर सब काम हो रहे हैं, ये फूंक मारने से हो रहे हैं क्या? अरे भाई इन पे कोई काम लगता होगा, आदमी तो काम पे लगते होंगे, जो काम करते फोकट में कर रहे हैं क्या? वो फोकट में कर रहे हैं क्या? वो रोजगार नहीं तो क्या है? ठीक है, हर आदमी को रोजगार मिलना ये इतना बड़ा रोजगार का केंद्र था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब एक बात आओ, नौकरियां तुमने बेची, अपने वर्कर नौकरी लगाए, इस तरह का काम अच्छा, तो कह रहे हैं हमने इस इतना तरह भ्रष्टाचार किया तो हमें जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इस तरह के काम सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? डाल देंगे जब उनका टाइम आएगा। ये अभी टाइम नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, इसीलिए कोर्ट ने डालना, हमने तो नहीं डालना है, कोर्ट डाल देगी। जब कोर्ट को लगेगा, मानने कोर्ट के लिए भाई आ गया टाइम, तो पकड़ के डाल देगा। अब उस पर तो महाराज ऐसे चलता ना, ना हम आदेश देने वाले उनके, ना हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उनकी सरकार में कोई और लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होया। माननीय न्यायालय ने उनको अंदर ठोकना है, बाहर छोड़ना है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर लेंगे। मगर मैं तो एक बताऊं, तुम तो डबल नौकरी दी और इतना डेवलपमेंट का काम हुआ कि जिसमें दुनिया भर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, उनने हमारे साथ ही नौकरी दी, और एक भी इस तरह का काम नहीं किया जिसमें रोजगार के साधन सृजन होते हो। और फिर उन्होंने बेरोजगारी कैसे घटाई? ये चमत्कार कैसे करते हैं कांग्रेस के लोग? मरते भी बता दो, हम भी कर लेंगे। ये पोर्टल सरकार पता का- नहीं समझ में नहीं पोर्टल आता, सरकार का इतने टैग आपको फद्दू दिया फद्दू हुआ बात करेंगे, हम्म। बस गजब है। कुछ लोग आदमी सुनते हैं वो हंसते नहीं होंगे, अब ये बोल क्या रहे हैं? पोर्टल सरकार कहते हैं कि बीजेपी की तो बस पोर्टल सरकार रही, पोर्टल बना दो, करना कुछ है नहीं, लोगों की समस्याएं पोर्टल पे एड्रेस होती नहीं, आम लोगों को पोर्टल चलाना आता नहीं, पोर्टल कभी चलता नहीं, सर्वर कभी डाउन रहता है, हम आएंगे पोर्टल फालतू के बंद कर देंगे। वो ठीक करे, पोर्टल पे अगर चालू रखेंगे तो घपले कैसे करेंगे? पोर्टल पे आज हम लोग हर बुजुर्ग आदमी का सम्मान निधि दे रहे हैं, वो अगर पोर्टल पे दोगे तो ईमानदारी से उसके घर चला जाएगा। अगर उसको पोर्टल से हटाओगे तो उनके जो दलाला की दुकान खोल कर बैठे थे, उनका जो ताला लग रहा था, तो वो अपने लोगों को पालेंगे कैसे? वो तो खुद ही कह रहे हैं।
हम तो अपना भला करेंगे, अपने घर वालों का करेंगे, कार्यकर्ताओं का करेंगे, तो कैसे करेंगे? अगर पोर्टल चालू रहा तो उनका दाव नहीं लग सकता ना, इसीलिए पोर्टल बंद करना पड़ेगा। पोर्टल बंद करके उनको शरारत कर सकते हैं। वो हमारे लिए तो शरारत होगी, लोगों के लिए शरारत होगी, उनके लिए तो वो बहुत अच्छा काम है ना, क्योंकि वो क्या करे, चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ देगा। तो ना तो ये चोरी छोड़ दे, ना ये चोरी छोड़ के हेरा फेरी छोड़ दे। इसलिए ये इनका काम है भाई, ये मास्टर है इस काम के। नस नस में जहर भरा पड़ा है इनके भ्रष्टाचार का, वो नहीं जा सकता। लेकिन अभी तो सीएम पद को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। सीएम पद के लेकर कोई लड़ाई नहीं है, ना ना ना, इनका कोई लड़ाई नहीं है ना, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, सीधी बात है। मैं बता रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा, इतने लंबे फहरिस्त है नेताओं की। पहले तो दोनों में बताओ, बाबू बनना चाह रहा है, बेटा बनना चाह रहा है, एक बात। दूसरी बात ये, दूसरा को बन नहीं सकता। एक की हड्डी टूटी थी गर्दन की, आजकल हमारे पास आ रहा है अशोक तंवर, तो और किसी ने तोड़वानी है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई नहीं। तो बार बार कह रही, क्या कह रही? मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ, एक दलित समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? कहाँ है फिर, कहाँ है? और सबसे ज्यादा जनता में है कहीं? वो कहीं आ रही है? आ सकती है? आ गई, ग्राउंड कब पे आ गई, प्रचार करना शुरू कर दिया। कब कर दिया? कल से प्रचार करना शुरू तो कर कल दिया। क्या, जब प्रचार खत्म हो गया जब प्रचार करेंगे? कमाल के नेता है, जब प्रचार का टाइम खत्म हो गया है, 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले कर प्रचार करेंगे। अभी तो है 3 तारीख तक टाइम प्रचार करने का। क्या कहाँ दिन बच गए? 3 तारीख बताइए, आज 27-28 तारीख हो गया, 4 दिन में 4 सा तीर चलाएगा ना भाई, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बताइयो, अगर 4 दिन में 4 विधानसभा काट देगी, 5 विधानसभा काट देगी, और 4-5 विधानसभा कैसे निकालेगी बेचारी? उनको कोई बुलाता ही नहीं। अच्छा, तो कहाँ जाकर प्रचार करेंगे? कांग्रेस तो चिंता कर नहीं रही कुमारी शैलजा की, आप लोगों को इतनी बड़ी चिंता हो रही है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दो। आप अपने एक्स अकाउंट से लगातार सोशल हैंडल्स पे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस को बोल रहे हैं बार बार कि कुमारी शैलजा का इतना अपमान मत कीजिए, कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है कुमारी शैलजा की? हमने चिंता नहीं हो रही है। हुड्डा साहब से डर लग रहा है क्या? नहीं, हम क्यों डरेंगे? हमारा क्या भाई, हम तो वो डरते किसी से भी। हुड्डा हम साहब से तो फाइट हो गई तो बीजेपी फंस जाएगी। हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम तो उनको हैं कि भाई उनकी पार्टी में जब वो नु कह रही है अगली मैं सीएम नहीं बन सकती, तो हम तो कह रहे नहीं बना के देख लो। अरे कागजा में तो बना लो, बोले आदमी जमीन पर नहीं बन सकता, जमीन पर तो बीजेपी आ रही है, ठीक है। अब उनको कागजों में तो बना लो तो बेचारी को। अगर वो ये कह रही है कि मैंने कागजा में बनाया था मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो वो बेचारी कागजों में बनाने से उसको रोक रहे हैं। तो हम तो कह रहे कागजों पे तो बना दो। अच्छा, सपने तो देख लेने दो। हुड्डा साहब के लिए डर नहीं है कि किस उनसे चीज का फाइट डर? नहीं होनी चाहिए, बस नहीं, हुड्डा किस साहब चीज? से फेस ऑफ ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या अमित शाह जी आ रहे हैं रैली में 10-10, 15-15 बार एक ही रैली के मंच से हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम सवाल पूछ रहे हैं, किसी और कांग्रेसी का नाम नहीं ले रहे। और कांग्रेसी है नहीं ना भाई, मैं वही कह रहा। अब आई भाई, देखो शैलजा जी अब आई है, आप कह रही हो एक भी सभा कर दी मान लूंगा, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उसकी सभा नहीं करावे, एक भी। जिन्हें भी सभा करा दी उसके तो टिकट वितरण की नाराजगी थी ना, देखिए आपकी पार्टी में भी थी, आपके नेता भी नाराज थे, रामविलास शर्मा जी मैडम, टिकट वितरण तो बहुत पहले हो जा लिया। बात ये है कि इन लोगों को कोई बुला नहीं रहा है, और हुड्डा साहब को भी नहीं बुला रहा, कोई नहीं बुला रहा है। हमारे इधर आए तो ग्रामीण में, हाँ। वह 500 लोग यहाँ से उठा के वहाँ बिठा दिए, वहाँ से उठा के वहाँ बिठा दिए, आदमी नहीं है। कहाँ आदमी आ रहे इनके पास? कोई एक विधानसभा की एक रैली कर पाई है, एक रैली एक नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं जहाँ जा रहे हैं जन सैलाब आ रहा है हमारा स्वागत करने के लिए। हाँ बिल्कुल, तूफान उठा पड़ा है। आंधी तूफान तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो कहेंगे, इनके कहने से क्या तो कह ही रहे हैं ना भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार भारतीय जनता जा रहे हैं विधानसभा, चंडीगढ़ पहुंचेंगे, पानीपत ग्रामीण से सीधा जाके चंडीगढ़ में रुकेंगे। उसके बाद आप कह रहे, धन्यवाद धन्यवाद मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। धन्यवाद। आपने क्या भाई,
आप कह रहे हैं महिपाल डांडा यहाँ से चल के आज सीधा चंडीगढ़ रुकेंगे, मैंने कहा धन्यवाद। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ कि भाई ऐसा ही मान रहा है कि तीसरी बार बीजेपी भी आएगी, तीसरी बार महिपाल डांडा भी आएंगे, तो उम्मीद है कि दोबारा से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। देखिए ये मेरा काम, इस चीज में मैं आश्वस्त हूँ, मस्त मौला जगह मिले ना मिले कुछ भी हो, मुझे कोई फंडा नहीं। ग्राउंड पे काम करना है। देखिए मेरे परिवार ने मुझे राजनीति में, मेरा परिवार संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मेरा दूसरा परिवार भी, मतलब मेरा पानीपत ग्रामीण परिवार, उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए, जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए राजनीति में छोड़ा हुआ है। मुझे ये नहीं कहा हुआ कि भाई तू ये बनना, ये लालसा करना, ये नहीं। मैं कभी चाह नहीं रखता। तो नेता और तो इसलिए पद की लालसा रखते हैं राजनीति में, बिना पद की राजनीति क्या? अरे है क्यों नहीं, ज्यादा अच्छी है। आपके विप साहब को भी कहना पड़ गया अब तो चुनाव में कि मैं भी मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकूंगा, बोलूंगा भाई मुझे बनाओ। हम नहीं ठोकेंगे, आप नहीं ठोकेंगे। अपना तो सीधा मामला, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो साव का शहंशाह, ऐसे शहंशाह रहेंगे। अपने को क्या प्रॉब्लम है भाई, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है। कभी मेरे इतने साथी परिवार के लोग बैठे हैं, हाँ। एक भी आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि भाई हमने को मंत्री बनना नहीं, हमने सेवा करनी है। आप मंत्री बना के करवा लो, आप बिना मंत्री करवा लो, हमने काम करना, काम करके करेंगे। अपने अंदर आदमी में जज्बा होना चाहिए, जोश होने चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों के लिए अड़ने मरने की ताकत रखनी चाहिए, आप लोगों के काम को समझ के उसका निराकरण कराना, इतनी समझ अगर आप में है तो डेफिनेटली आप किसी भी मंत्री से वैसे ऊपर हो। 2019 में आपने जेजेपी के समर्थन से सरकार चलाई, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दुष्यंत चौटाला फिर से कह रहे हैं कि किंग मेकर मैं ही बनूंगा, तो अगर खुदा न खास्ता सीटें थोड़ी कम रह गई, आपको जरूरत पड़ गई सपोर्ट की, दुष्यंत चौटाला का कोई स्कोप है, फिर से लेकर आएंगे साथ में? देखिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। स्पष्ट बहुमत से, ये स्पष्ट है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। अब इनका सौदा तो है नहीं, अब किंग मेकर कहाँ से बनेंगे? भाई कौन सी एक सीट जीतेंगे? एक भी नहीं जीतेंगे। किंग मेकर बनने के लिए कुछ न कुछ तो जीतना पड़ेगा ना। हाँ। तो कहाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीट निकल रही है। नहीं लग रहा, खत्म कर दिया आपने मतलब दुष्यंत को। हम कौन होता है खत्म करना? क्या आदमी का तो ले डूबे आप। हम क्यों ले डूबे भाई, हमने तो उसको सपोर्ट किया, हमने तो उसको सरकार में आमंत्रित किया, सरकार में रहे हैं, सरकार में रहकर अच्छे काम करो, लोगों की भलाई के काम करो। तारीफें कर रहे हैं बीजेपी की, बीजेपी में जाना सबसे बड़ी गलती रहा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, फिर कह रहे हैं किंग मेकर। अरे भाई ये बात तो सारे लोग बोलते रहे हैं, पहले कौन सा इनके घर परिवार के लोगों ने ये बात नहीं बोली, पहले भी बोली, कुछ नहीं है। देखो भाई अब अपने आप को कहीं न कहीं आदमी स्टैंड तो करेगा ना। अब अपनी खाल कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे बोलो? सारा ठीकड़ा बीजेपी पे डाल के। चलिए बहुत शुक्रिया ढांडा साहब अपना समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए। भारतीय जनता महिपाल पार्टी, डांडा साहब महिपाल डांडा, भारत डांडा, सरकार बनेगी। तमाम जो कांग्रेस की तरफ से दावे सरकार बनाने को लेकर हो रहे हैं, उन दावों पर ढांडा साहब कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो सपने ही रहेंगे, हकीकत में कभी तब्दील होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने हमेशा आम लोगों को लूटने का काम किया, हमने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया, जिस सिस्टम को कांग्रेस ये कह रही है अगर हम सरकार में आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी जितनी भी है उसको खत्म करने का काम करेंगे और लोगों को एक बार फिर से ठगने का काम होगा। फिलहाल हमारे इस चुनावी स्टूडियो से ये खास बातचीत के सफर में बस इतना ही। फैसला आपका है, पानीपत ग्रामीण से फिर से महिपाल ढांडा साहब को जिता के भेजेंगे, बीजेपी की सरकार क्या तीसरी बार बनवाएंगे, या आपके दिल में कुछ और है, या आप किसी और को मौका देना चाहते हैं? चॉइस आपकी है, फैसला आपका है। लेकिन ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज पर इस पूरे चुनाव हरियाणा का तमाम रंग आप देख रहे हैं, तमाम
लोगों में फीडबैक क्या है वो जान रहे हैं, नेताओं की कितनी तैयारी है, वो फीडबैक यहाँ दिखाने की की बता कोशिश दीजिए कर आप रहे हैं। आप ठीक बता है? रहे फीडबैक यहाँ की बता दो क्या है। आपने बता दी, अब वो हम लोगों से बातचीत करके वो भी ग्राउंड पे दिखा रहे हैं अपने कार्यक्रमों के जरिए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपने